दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी के अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 346 नंबर का लेक्चर है, यानी ज्योग्राफी का आज हमारा 16 नंबर का लेक्चर। इसके पहले 330 लेक्चर तक में हम लोगों ने 5 विषय को कवर किया, जिसके अंतर्गत प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, संविधान और विश्व का भूगोल। ये 5 विषय आपको पढ़ा दिए गए। कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसा चैप्टर इन 5 विषय में नहीं बचा हुआ है जिस पर हम लोगों ने क्लास में चर्चा नहीं किया। दोस्तों इन 5 विषय को कवर करने में हमने टोटल आपको पढ़ाया 10,000 सवाल। जी हाँ, आप चेक कर सकते हैं, पुराने वीडियोज को ओपन करके देख सकते हैं, वहां से तैयारी आपकी बहुत बेहतर हो पाएगी। और 331 नंबर से जो क्लास दी जा रही है वो इंडियन ज्योग्राफी की क्लास दी जा रही है। तो आज हमारा 346वें नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप अटेंड करते हैं तो 10,380 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। आज हमने जो चैप्टर चूज किया है वह है उत्तर भारत का विशाल मैदान। बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार सा चैप्टर है। इसी के अंतर्गत हम भाबर, तराई क्षेत्र, बांगर, खादर, पंजाब के मैदान और डेल्टा क्षेत्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर से जब कभी सवाल बनता है तो कैसे कैसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं और आप उसका जवाब कैसे दे पाते हैं। एक बात का ध्यान रखेंगे, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स भी हमने लॉन्च किया है। आपका बेसिक इस फाउंडेशन बैच से दूर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, एकदम बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद आप भारत का कोई भी एग्जाम देंगे, कहीं आपको डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो बहुत शानदार सा बैच है। अगर आपको भरोसा है नितिन सर पर तो प्लीज आप एक बार मौका दीजिए स्टडी 91 को और हमारी इस बैच को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, जवाब देना है। पहला सवाल दे रहा है कि उत्तर भारत के मैदान को किस अन्य नाम से जाना जाता है। जो उत्तर भारत का मैदान है इसे और किस नाम से जानते हैं। देखिए ये जो उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र है ना, इसमें याद रखिएगा इन मैदानी क्षेत्रों में 3 नदियों का नाम आता है। ठीक है, कितनी नदियों का नाम आता है? 3 नदियों का नाम आता है, जिसमें एक नदी है दोस्तों सिंधु नदी, दूसरा है दोस्तों गंगा नदी और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो इन्हीं तीनों नदियों के नाम पर इस मैदान का नाम क्या पड़ गया? सिंधु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान। जी हाँ दोस्तों, क्या नाम पड़ गया? सिंधु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये नाम पड़ गया। तो कभी उत्तर भारत का मैदान दे या फिर इन 3 नदियों का नाम लगाकर दे दोस्तों, या कभी कभी दोस्तों इस सिंधु को हटा भी देता है। ठीक है, इसके एवज में क्या दे देता है? केवल यही दे देता है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, क्या दे देता है दोस्तों? यहां दे देता है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो भी दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, यही जवाब हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये अन्य नाम पूछा है, बस इतनी सी बात है यहां पर। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि विश्व का सर्वाधिक जलोढ़ निक्षेपित मैदान दोस्तों कौन सा? सबसे ज्यादा दुनिया का जलोढ़ निक्षेपित मैदान कौन सा है? वो उत्तर भारत का मैदान ही है। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत का मैदान। और इससे फायदा क्या मिलता है दोस्तों? इस जलोढ़ निक्षेपित से फायदा क्या मिलता है? इससे फायदा मिलता है दोस्तों कि यह जमीन सबसे ज्यादा उपजाऊ है। इसी वजह से दोस्तों यहां पर खेती बहुतायत मात्रा में होती है। ठीक है, अच्छी अच्छी फसलें यहां पर उगती हैं और सबसे ज्यादा दोस्तों यहां पर जो है खाद्यान्न उत्पादन का ये क्षेत्र बनता है। ठीक है, आप देखें ना, गेहूं चावल वगैरह सब कहां उगता है? उसी क्षेत्र में उगता है। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि विश्व का सबसे ज्यादा ये जलोढ़ निक्षेपित मैदान है, जो कि भारत में स्थित है। यह भी आप ध्यान रखें। अगला सवाल क्या पूछ रहा है दोस्तों? अगला सवाल दे रहा है कि उत्तर भारत के मैदान की ढाल जो है वो किस प्रकार की ढाल है। ठीक है, उत्तर भारत के मैदान का जो ढाल है वो कैसा ढाल है? क्योंकि दोस्तों इन्हीं मैदानों से नदियां होकर बहती हैं। चाहे वो गंगा नदी की बात कर ले, गंगा के साथ उसकी सहायक नदियां इसको क्या करती हैं? और ज्यादा जलोढ़ निक्षेपित बनाती हैं। इस प्रकार देखा जाए तो इसकी जो ढाल है दोस्तों ये अत्यंत मंद ढाल है। ठीक है, अगर ढाल तीव्र होती तो दोस्तों यहां पर मैदानी क्षेत्र का विकास ही नहीं हो पाता। यहां पर जो ढाल है वो बहुत धीमा है। यही कारण है कि वो ढाल हमें दिखता भी नहीं। आप इन मैदानी क्षेत्रों में आ जाएंगे तो आपको ढाल नजर नहीं आएगा, लेकिन है। ये जो ढाल है दोस्तों किस तरफ है? तो पूरब की तरफ ढाल है। तभी तो नदियां बहकर धीरे धीरे पूरब की तरफ जाती है। अगर ढाल पश्चिम की ओर होता तो नदियां पश्चिम की तरफ भागती ना। तो उन ढाल की वजह से दोस्तों ऐसा होता है। लेकिन ढाल है कैसा? यह अत्यंत मंद है। इसी कारण हमें आपको एहसास नहीं होता।
अगला सवाल दे रहा है कि उत्तर भारत के विशाल मैदान का सर्वाधिक भाग ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों? उत्तर भारत के मैदान का जो सबसे बड़ा एरिया है वो आता है दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? सबसे बड़ा एरिया उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश के बाद जाकर यह बिहार के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों सबसे बड़ा जो एरिया मिलेगा वो उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो आपको पश्चिम बंगाल वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन नंबर 1 पर दोस्तों कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। आप सभी जानते हैं गंगा यमुना यहीं पर आकर मिलती हैं और उसके जो अपवाद तंत्र में बहुत सारी सहायक नदियां हैं वो भी इस उत्तर भारत के मैदान को मैदानी बनाने में अपना योगदान देती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, करा भाबर मैदान का विस्तार कहां तक देखने को मिलता है? ठीक है, भाबर मैदान जो है दोस्तों इसका विस्तार कहां तक देखने को मिलता है? अब देखिए बहुत सारे बच्चे यही नहीं जानते कि भाबर मींस होता क्या है। लोग खादर और बांगर तो जानते हैं। ठीक है, क्या क्या? एक शब्द होता है बांगर। बांगर दोस्तों किसे कहते हैं? बांगर पुरानी मिट्टी को कहते हैं। बांगर किसे कहते हैं? पुरानी मिट्टी को कहते हैं। खादर किसे कहते हैं? खादर नई मिट्टी को कहते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। ठीक है, लेकिन आप सभी भाबर के बारे में नहीं जानते। मैं बताता हूं अभी। पहले बताइए भाबर मैदान का विस्तार कहां तक है दोस्तों? तो इसका मैदान माना जाता है सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक। कहां से? सिंधु से लेकर कहां तक दोस्तों? तीस्ता नदी तक इसका विस्तार माना जाता है। ठीक है, तीस्ता नदी तक इस भाबर के मैदान का विस्तार माना जाता है। ठीक है, अभी आगे इससे बहुत सारे सवाल मैं आपको बताता हूं। एक एक सवाल सुनते जाइए, जो जो पूछता मैं सब कुछ आपको बताता हूं। एक सवाल परीक्षा में आता है कि उत्तर भारत का जो उप हिमाचल क्षेत्र है, बहुत ध्यान से पढ़ेगा, उत्तर भारत का जो उप हिमाचल क्षेत्र है इसके सहारे फैला हुआ जो समतल मैदान है उस समतल मैदान को दोस्तों क्या कहा जाता है? वही समतल मैदान तो भाबर कहलाता है। अभी आप पूछ रहे थे ना कि भाबर क्या है, तो भाबर कुछ और नहीं है। भाबर जो है वो उत्तर भारत का उप हिमाचल क्षेत्र माने समझते हैं। एक लाइन में बता दूं, उप हिमाचल क्षेत्र बराबर समझ लो पहाड़ी क्षेत्र। कोई दिक्कत आपको? पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, अब जो पहाड़ी क्षेत्र होता है उन पहाड़ी क्षेत्रों के सहारे जो फैले हुए समतल मैदान होते हैं, आप कह सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल, पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगलों का जो मैदान होता है बस वही क्या दोस्तों? वही भाबर है। वही क्या है? भाबर है। बात समझ में आ गई? तो इसको आप याद रखिएगा। इसकी तुलना आप खादर बांगर से मत कीजिएगा, वरना फिर कंफ्यूजन में जब आप जो है आप अनायास का गलत देंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, करा शिवालिक का जलोढ़ पंख। दोस्तों कभी कभी यहां पंख लिखता है, कभी कभी जलोढ़ पंख शब्द मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जलोढ़ पंख मिल जाएगा, तो घबराइएगा मत। ठीक है, शिवालिक आप जान ही रहे हैं दोस्तों, शिवालिक हिमालय का दक्षिणतम हिस्सा है। ठीक है, शिवालिक क्या है दोस्तों? शिवालिक जो है यह हिमालय पर्वत का दक्षिणतम हिस्सा है। इसे आप ध्यान दीजिएगा। करा शिवालिक का जलोढ़ पंख किस मैदान को कहा जाता है? कौन से मैदान को जलोढ़ पंख कहा जाता है? तो याद रखिएगा भाबर के मैदान को ही कहते हैं। किसे? भाबर के मैदान को ही जलोढ़ पंख कहा जाता है। और जलोढ़ पंख में कुछ और होता नहीं। होता क्या दोस्तों? इस जलोढ़ पंख के आसपास छोटे छोटे गोल गोल पत्थर पाए जाते हैं और वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब नदियां क्या होती हैं? उन पत्थरों के नीचे से बहती हैं और हमें आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो वो भाबर का मैदान है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। करा भाबर प्रदेश के दक्षिण में किस मैदानी क्षेत्र का विकास हुआ है? भाबर के भी दक्षिण में आ जाना है। जो भाबर क्षेत्र है जो कि शिवालिक से सटा हुआ फैला हुआ है उसके दक्षिण में दोस्तों कौन सा क्षेत्र मिलता है? तो आप जानते हैं कि अब उसके बाद तराई क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्या स्टार्ट हो जाता है दोस्तों? हिमालय के पर्वतों के बाद तराई क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोगों ने पढ़ा ही है। ठीक है, यहीं पे तो आपने हिमालयन फॉन्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, HFF मैंने बताया था ना, वो आप याद रखिएगा, वो भी अच्छा सवाल है। आगे बढ़िए। करा बांगर का मैदान। बांगर क्या होता है दोस्तों? मैंने पीछे आपको बताया है। बांगर जो होता है ये पुरानी मिट्टी को कहा जाता है। ठीक है, बांगर जो है ये पुरानी मिट्टी वाला क्षेत्र होता है, इसको आप याद रखेंगे। करा बांगर का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से निर्मित होता है? तो याद रखेगा इसका निर्माण पुरानी जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। किससे हुआ है दोस्तों? इसका निर्माण पुरानी जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से इसका निर्माण हुआ। और नई जलोढ़ मिट्टी से दोस्तों किसका निर्माण हुआ है?
तो वो खादर के मैदान का निर्माण हुआ। ठीक है, कंफ्यूज मत होएगा, यहां पे बहुत सारे बच्चे जो है नहीं जानते हैं, जब तो परेशान होते हैं, उल्टा सीधा जवाब देते हैं, बट आप तो क्लास में पढ़ रहे हैं ना, इसलिए आपको पता होना चाहिए। मैं बार बार आपसे कहता रहता हूं कि चाहे आप कहीं से भी पढ़े हो, अपने मन से धारणा कुछ समय के लिए निकाल दीजिए कि हमने कहां से पढ़ा। जो कुछ स्टडी 91 पर दिया जा रहा है, एक बार आप इसे सुनिए, ध्यान से याद कीजिए और अपना नोट्स ओपन करके देखिए। अगर नहीं आपने अपने नोट्स में इन चीजों को मेंशन किया है तो पहले मेंशन कीजिए, ताकि एग्जाम के टाइम जब रिवीजन आपका होना, आप रिवाइज करें अपने नोट्स को, तो सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, करा बांगर के मैदान का विस्तार मुख्यतः किन राज्यों में मिलता है। बांगर का मैदान, फिर से मैं बता रहा हूं दोस्तों, बांगर का मैदान, जहां कहीं यह शब्द मिलेगा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, यहां पुरानी जलोढ़ मिट्टी की बात हो रही है। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी के जो मैदान है ये उसकी बात हो रही है। और बांगर मैदानों का विस्तार दोस्तों कहां तक देखने को मिलता है, तो खास करके जो हरियाणा वाला बेल्ट है, खास करके जो हमारा पंजाब का बेल्ट है, और खास करके जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है दोस्तों, इन सभी स्थानों पर किसका विस्तार मिलता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और लिख लीजिए राजस्थान। ठीक है, राजस्थान तक। ठीक है, यहां तक दोस्तों किसका विस्तार मिलता है, यहां बांगर मैदानों का विस्तार मिलता है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए ध्यान से, अगला सवाल दे रहा है कि बांगर मैदान के कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण मृदा की ऊपरी सतह पर नमक की सफेद परत जम जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा जब सिंचाई हो जाता है या लंबे समय तक पानी के संपर्क में रहता है, तो ऊपर दोस्तों नमक की एक सफेद परत जमा हो जाती है। उन परतों को दोस्तों क्या कहा जाता है, उसे दो नाम दिया जाता है। पहला नाम दिया जाता है दोस्तों उसे रेह, ठीक है, और दूसरा नाम दिया जाता है दोस्तों कल्लर। क्या नाम दिया जाता है, रेह या कल्लर कहा जाता है। रे और कल्लर कुछ और नहीं है, याद रखेगा। जहां कहीं भी ये बांगड़ मिट्टी होती है, जब बांगड़ मिट्टी में दोस्तों, क्योंकि ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, इस वजह से सिंचाई की ज्यादा जरूरत पड़ती है, और जब सिंचाई बहुत ज्यादा हो जाती है तो मिट्टी का जो ऊपरी लेयर है वो थोड़ा थोड़ा व्हाइट सा लगने लगता है। कभी कभी दोस्तों आपने देखा होगा अपने गांव में इस तरह की मिट्टियां, तो याद रखेगा वही जो सफेद मिट्टी होती है उसी को रेह कहते हैं, या फिर उसी को कल्लर कहा जाता है। रेह कल्लर कुछ अलग से नहीं है, ये आप जान लीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल है कि बांगर मैदान में अपर्दन के कारण, किसके कारण, अपर्दन के कारण उभरी कंकरीली मिट्टी जो होती दोस्तों उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, अपर्दन के कारण जो मिट्टी बनती है दोस्तों, ठीक है, उसे भूड़ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अपर्दन शब्द अगर मिल जाए, और ध्यान दीजिएगा बांगर मैदान में अपर्दन की बात करें तो याद रखेगा बांगर मैदान में अपर्दन के बाद जो वहां पर कंकड़ीली मिट्टी बनती है, उस कंकड़ीली मिट्टी को क्या कहते हैं दोस्तों, उसे भूड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, भूड़। और जहां कहीं भी भूड़ की मात्रा बढ़ जाती है फिर वहां पर खेती करने योग्य वो ठीक ठाक नहीं माना जाता। ठीक है, इसलिए अगर उपजाऊपन देखेंगे तो बांगर की अपेक्षा खादर मिट्टी का जो क्षेत्र होता है बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। और वो इसलिए भी होता है क्योंकि खादर मिट्टी का जो क्षेत्र होता है वो नदियों के बाढ़ वाले इलाके में होता है। हर साल वहां बाढ़ में वो क्या होता है, वो क्षेत्र डूब जाता है। तो डूबने के बाद दोस्तों वहां पर इतना ज्यादा अंदर ही अंदर पानी हो जाता है, उसकी मिट्टी उपजाऊपन हो जाती है, क्योंकि ऊपर से एक मिट्टी की नई लेयर वहां पर नदियों के द्वारा जो बहाकर लाई जाती है वो वहां बिछा दी जाती है, इसीलिए तो नवीन जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। आगे बढ़िए, करा खादर। खादर का नाम आते ही दोस्तों आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, खादर मतलब सीधे सीधे हम नवीन जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, हम यहां पर नवीन जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब सवाल क्या दे रहा है, पढ़िएगा। करा कि खादर का मैदान किस प्रकार की मिट्टी द्वारा निर्मित है, तब आप जवाब क्या दे देंगे, यही जो मैंने बताया, ये नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित होता है। तो ये अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब देखिए आगे, अब थोड़ा सा यहां पर लीक से हटकर कुछ नए सवाल मिलते हैं। जैसे हमने बांगर पे सवाल देखा उसी तरह से खादर से संबंधित कुछ और सवाल देखते हैं। करा कि खादर भूमि की मृदा में यानी मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, किस कारण दोस्तों मिट्टी नमी धारण कर पाती है, क्योंकि इस मिट्टी में दोस्तों किसकी अधिकता पाई जाती है, चीका की अधिकता पाई जाती है। किसकी, चीका की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, एक तो आप इसे याद रखेगा। दूसरा दोस्तों आप याद रखेगा कि यह क्षेत्र लंबे समय तक बाढ़ से प्रभावित रहता है। ठीक है, लंबे समय तक बाढ़ से प्रभावित रहता है, यानी क्या होता है दोस्तों, यह पूरा का पूरा क्षेत्र एक तरह से नदियों के बाढ़ द्वारा डूब जाता है।
और ऊपर एक मिट्टी की नई लेयर बन जाती है, उसी को हम नवीन जलोढ़ मिट्टी या फिर खादर मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसे आप अपने दिमाग में रख लीजिए। अगला सवाल दे रहा है कि पंजाब में जो खादर मैदान होते हैं, अभी दोस्तों कुछ टाइम पहले आपने भी पढ़ा कि पंजाब में बांगर मैदान के भी दोस्तों क्षेत्र पाए जाते हैं, और मैंने आपको बांगर में बहुत सारी चीजें बताई। जैसे बांगर मैंने आपको हिमाचल का क्षेत्र भी बताया, बांगर में दोस्तों हमने आपको पंजाब का क्षेत्र भी बताया, ठीक है, हरियाणा बताया था, ठीक है, हरियाणा भी बताया था, हरियाणा बताया, पंजाब बताया और राजस्थान बताया। ये तीन तो आप एकदम स्पेशली आप याद रखेंगे, ठीक है, ये तीन याद रखेगा। अभी कह रहा है कि पंजाब में जो खादर मैदान का क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है। बांगर वाला तो अपनी जगह है, लेकिन जो खादर मैदान का क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसे पंजाब में बेट का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, बेट। पंजाब में जो नवीन जलोढ़ मिट्टी वाले मैदान होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, उन्हें बेट नाम से जाना जाता है। बेट, उसका नाम ही दोस्तों बेट है, तो इसे आप याद रखेंगे। एक चीज और याद रखेंगे दोस्तों, अभी तक में अगर हम बताएं आपको तो ये जो 5 विषय हमने पढ़ाकर समाप्त किया है, जिसमें एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, इंडियन पॉलिटी और विश्व का भूगोल, ये 5 बड़े विषय हैं जो आपको पढ़ा दिए गए हैं। और ये क्लास जो चलती है दोस्तों, ये सुबह के 9 बजे चलती है। काफी दिनों से क्लास बंद थी, और बंद इसलिए थी कि एक बार कोई विषय समाप्त होता है तो थोड़ा सा हमें भी रिफ्रेश होने के लिए चाहिए होता है थोड़ा समय, वो समय अब समाप्त हो गया है। और एक बार क्लास स्टार्ट हो गई ना, फिर मैं कोई छुट्टी नहीं देता, ठीक है, लगातार फिर क्लास पे क्लास चलती रहेगी, आपको छुट्टी नहीं मिलने वाली है। तो आप आइए, अभी तक में दोस्तों हम लोगों ने 10,500 सवाल जो है कवर कर लिया, ठीक है। 10,500 सवाल मायने रखता है भाई, धीरे धीरे अगर आज भी आप नहीं जगे ना तो 15,000 हो जाएगा, फिर तो आप कवर भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप आइए, जुड़िए साथ में और तैयारी कीजिए, ठीक है। आप चाहे जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन कर रहे हो चाहे ऑफलाइन करो, अगर आपके मन में है ये सवाल कि हाँ सर आगे हमें परीक्षा देना है, तो इन सवालों का जवाब आपको पता होना चाहिए। और यदि आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब आप इन विषयों पर अपना कमांड नहीं बना पाए हैं। परीक्षा में कहीं ना कहीं आपकी हार होनी तय है, क्योंकि जब सवालों का जवाब अब नहीं दे पाएंगे तो परीक्षा में कैसे दे पाएंगे। इसलिए आप इस सीरीज से जुड़िए। इस सीरीज से जुड़ने का एक फायदा यह भी है कि एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पर हम लोग चर्चा नहीं किए। जब कोई विषय पढ़ना शुरू करते हैं ना, बहुत सीक्वेंस में पढ़ते हैं, ठीक है। ये नहीं देखते हैं कि क्या परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरी नजर में हर एक चीज परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में कोई चीज बता के नहीं आएगा ना, तो हर चीज हमें पढ़ना है। एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर रहेगा, ठीक है। ये बात अलग है कि आपको कितना समझ में आता है। देखिए, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, नहीं पढ़ेंगे तब तो कभी नहीं समझ में आएगा ना। तो बेहतर ये है कि एक बार आप पढ़िए, मन लगाकर पहले पढ़िए ध्यान से, सब समझ में आएगा, ठीक है। अगला देखिए सवाल, अगला सवाल दे रहा है यहां पर कि खादर के मैदान का विस्तार मुख्यतः किन राज्यों में। दोस्तों इसके पहले बांगर के मैदान, बांगर मिट्टी के जो मैदान थे, बांगर का मैदान, ठीक है, बांगर का मैदान, इसका विस्तार हम लोगों ने कहां कहां देखा था। तो इसके विस्तार में हमने आपको 1 नंबर बताया कि आप हरियाणा याद रखेगा, 2 नंबर में बताया कि आप पंजाब याद रखेगा, 3 नंबर बताया कि आप राजस्थान याद रखेगा, और 4 नंबर पे हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों का भी नाम लिया था, वो ले सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर खादर मिट्टी की बात करें तो नवीन जलोढ़ मिट्टी है, ये जहां जहां बाढ़ आएगा वो हिस्सा आ जाएगा। तो यहां पर दोस्तों आप याद रखेगा, यहां चौथे नंबर पे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश लिख लीजिए, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यहां पे दोस्तों आ जाएगा पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, क्योंकि पश्चिम वाले में बांगर मैदान का विस्तार है और पूर्वी वाले में खादर मैदान का विस्तार है, तो पूर्वी हो गया। इसके बाद नंबर 2 पर दोस्तों क्या हो गया, आपका बिहार का बेल्ट हो गया। बिहार में दोस्तों कोसी नदी वगैरह की वजह से हमेशा बाढ़ आता रहता है। इसके बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल हो गया, यहां पर दामोदर की वजह से जो है बाढ़ आता रहता है, तो ये आप याद रखेंगे, ये खादर के मैदान का विस्तार हो गया। तो परीक्षा में कभी कभी पूछ लेता है ABCD दे करके, और उसमें पूछ जाता है कि सभी सही है, ठीक है। इस तरह से भी सवाल आपको मिल सकता है, ठीक है। आगे बढ़िए, कर डेल्टा के मैदानों में उच्च भूमि को क्या कहा जाता है। जो डेल्टा के मैदान होते हैं उनके उच्च भूमि को क्या कहा जाता है। पहले आप समझिए डेल्टा माने क्या होता है। देखिए, नदियां जब अपने उद्गम स्थल से निकलती हैं तो बहुत लंबा रास्ता तय करती हैं। उन रास्तों के दौरान दोस्तों बगल में इंसानों की बस्तियां भी मिलती है, और इंसान जम के नदियों को गंदा करते हैं। जितना अधिक से अधिक गंदा कर सकते हैं
उतना गंदा दोस्तों इंसानों के द्वारा नदियां होती हैं, ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। चाहकर भी हम अपने जो है कमी को दूर नहीं कर पाते, हमें पता है कि नहीं करना चाहिए, उसके बावजूद भी कुछ न कुछ गंदगी करते ही रहते हैं। अब धीरे धीरे दोस्तों उन नदियों में क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में उसके अंदर दोस्तों क्या हो जाता है, प्रदूषण हो जाता है। जब नदियां समुद्र से मिलने वाली रहती हैं उसके पहले नदियों का गति बहुत कम हो जाता है। इसी कारण दोस्तों कुछ समय बाद जब अपने अंतिम अवस्था में पहुंचने वाली होती है तो नदियां विसर्ग बनाने लगती है, ठीक है, स्पीड के लिए कि हमारी जो है धारा आगे बढ़े रुके ना, विसर्ग बनाने लगती है, ठीक है। और अंतिम में अपने आप को हल्का करने के लिए अपने अंदर का जो गाद है, जो मटेरियल है, जो वेस्टेज है, उसको निकालकर ऐसे बाहर रख देती हैं। और धीरे धीरे बाहर रखते रखते वही हिस्सा क्या बन जाता है, एक छोटा सा द्वीप नुमा बन जाता है, एक डेल्टा क्षेत्र बन जाता है। आपसे सवाल कर रहा है कि डेल्टा के मैदान में जो उच्च भूमि होती है उसे क्या कहते हैं, उसे नाम दिया जाता है दोस्तों चार्स का। क्या नाम देते हैं, चार्स। यह नाम आपने सुना भी नहीं होगा, चार्स, ठीक है। ये कुछ और नहीं होता है, ये ऊंचे क्षेत्र होते हैं। ये डेल्टा क्षेत्र में डेल्टा में स्थित ऊंचे क्षेत्र होते हैं जो किसके द्वारा निर्मित होते हैं दोस्तों, जो उन नदियों के द्वारा निर्मित होते हैं। नदियां अपने अंदर से जो गाद जमा करती हैं उसी से बनते हैं। बात समझ में आ गया ना, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, कह डेल्टा मैदान का विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे आपने खादर बांगर का विस्तार देखा, जैसे आपने भाबर का विस्तार देखा, वैसे ही आपसे पूछ रहा है कि डेल्टा का विस्तार ये कहां पर मिलता है। तो डेल्टा का विस्तार खास करके निचली गंगा घाटी में देखने को मिलता है। कहां पर दोस्तों, निचली गंगा घाटी में देखने को मिलता है। क्यों, नदियां जब दोस्तों समुद्र से मिलने वाली होती हैं वहां पर जाके डेल्टा का निर्माण करती हैं। और ज्यादातर नदियां ये पूरब दिशा में, ठीक है, जब बंगाल की खाड़ी में अपना जल मिलाती हैं वहीं पर दोस्तों ये डेल्टा का निर्माण करते हुए दिखती हैं। अगला सवाल देखिए, कर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां जैसे झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलज हो गया, इन सभी, अच्छा पता है ये सारी नदियां आके सिंधु नदी में कहां मिलती हैं, बताइए। ये सारी नदियां आकर सिंधु नदी में कहां मिलती है दोस्तों, तो एक जगह है मिठानकोट। कौन सा जगह दोस्तों, मिठानकोट नामक एक जगह है, ये जगह पड़ता है पाकिस्तान में। वहीं पर ये सारी नदियां आकर दोस्तों एक साथ क्या हो जाती है, मिलन स्थली है, ठीक है। यही क्या दोस्तों, ये मिलन स्थली है, ये अपने दिमाग में रखिएगा। अभी क्या पूछ रहा है समझिए, कह रहा है इसके द्वारा निर्मित जो मैदान होते हैं इन्हें क्या कहते हैं। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान था ना, वैसे सिंधु के सहायक नदियों का जो मैदान है उसे स्पेशली क्या नाम देते हैं, उसे पंजाब का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे पंजाब का मैदान कहते हैं। पंजाब मतलब 5 नदियों का संगम, ठीक है, जहां 5-5 नदियां बहती। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और सतलुज 5 हो गया। सिंधु को छोड़ देते हैं क्योंकि सिंधु दोस्तों डायरेक्ट जो है मानसरोवर से निकलते हुए और बूंदी गाज का निर्माण करते हुए आगे बढ़ती, सीधा पाकिस्तान एंटर कर जाती है। और पंजाब में 5 नदियां आगे चल के मिठानकोट पाकिस्तान में जाकर इससे मिल जाती हैं। तो ये पंजाब के मैदान का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा पंजाब के पर्वत मैदान में नदियों के द्वारा अपरदन से निर्मित भूमि, ठीक है। पंजाब के मैदान लिखे, पर्वत नहीं होना चाहिए। पंजाब के मैदान में नदियों के द्वारा अपरदन से जो निर्मित भूमि होती है उसे क्या कहते हैं, उसे दोस्तों चौस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, चौस, ठीक है। देखिए चौस अलग है और चार्स अलग है। पीछे आपने पढ़ा था चार्स, पीछे आपने क्या पढ़ा था, पीछे एक शब्द आपने पढ़ा था चार्स। चार्स दोस्तों मैंने बताया था ये डेल्टा की ऊंची भूमि होती है, ये कुछ और नहीं है, ये डेल्टा की ऊंची भूमि होती है जिसे हम चार्स कहते हैं। और यहां चौस कर रहे हैं, चास या फिर इसे कहीं कहीं पे चोस लिखा होता है, चोस, ठीक है। तो चोस किसे कहते हैं दोस्तों, ये पंजाब के मैदान में नदियों के अपरदन के फलस्वरूप दोस्तों जो निर्मित भूमि है उसे चौस कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों में अंतर है, चार्स अलग होता है, चौस अलग होता है, आप ध्यान दीजिएगा। मैं अगर यहां पे चीजों को ना बताऊं ना समझाऊं ना तो बहुत सारे लोग ना इन दोनों में अंतर नहीं समझ पाते। और कितने लोग तो ऐसे हैं कि जो ये शब्द ही नहीं सुने, पूरा ज्योग्राफी पढ़ डाले, उनको लगता है बस हमारा सिलेक्शन हो जाए। आपने कभी अपने आप से पूछा कि आपका सिलेक्शन क्यों हो जाए भाई, ऐसा आपके अंदर क्या क्वालिटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। कोई क्वालिटी होनी चाहिए ना आपके अंदर।
आप बताओ क्यों आपका सिलेक्शन हो जाए? अगर ये चीजें आपको नहीं पता है तो कैसे सिलेक्शन हो जाएगा? तो जानना पड़ेगा, एक एक बात जाननी पड़ेगी, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है कि पंजाब की जो पुरानी जलोढ़क भूमि है, जलोढ़ भूमि मतलब क्या हो गया? बांगर हो गया, क्योंकि बांगर में ही हमने पढ़ा पुरानी, खादर में हमने नहीं पढ़ा है। करा पुरानी पंजाब की पुरानी जो भूमि वाला क्षेत्र है, करा इसको क्या कहते हैं? इसको बैडलैंड कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे बैडलैंड, बुरी भूमि। बैड मतलब क्या होता है? बुरा, लैंड मतलब क्या होता है? भूमि, ठीक है। या फिर क्यों बैड भूमि कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों यह अनुर्वर भूमि है। क्या है दोस्तों? यह अनुर्वर भूमि है, मतलब इसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो गई है। यहां पर कायदे से खेती हो ही नहीं पाती है। यहां पर कायदे से खेती, भाई जब उसमें उर्वरा शक्ति है ही नहीं, मिट्टी उपजाऊ है ही नहीं, कैसे होगी खेती? मामला समझ रहे हो ना कि मुद्दा क्या है? इस कारण दोस्तों ऐसा होता है। इस लाइन को भी याद रखिएगा। कहीं कोई डाउट? अब तो नहीं ना? समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि दो नदियों के मध्य स्थित भूमि को क्या कहा जाता है? ऐसी भूमि जो दो नदियों के मध्य स्थित होती है, याद रखेगा, उस भूमि को डेल्टा कहा जाता है, ठीक है। जहां धाराएं फट जाती हैं वहां पे भी, लेकिन डेल्टा मत बोलिए, डेल्टा तो गाद निकाले, इसको आप दोआब कर लीजिए, ठीक है। दोआब, दो नदियों की बीच की भूमि को क्या कहते हैं? दोआब। मान लो एक नदी ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है, और एक नदी दोस्तों ऐसे जा रही है, ठीक है, इधर से जा रही है, ठीक है। इसके बीच की जो भूमि है, यही क्या दोस्तों? यही दोआब हो जाएगा। जैसे आपको पता होगा दोस्तों, पटना जो है ना, पटना दोस्तों एक दोआब पर स्थित है। पटना जो है दोआब पर स्थित है, क्योंकि पटना के एक तरफ दोस्तों सोन नदी है, पटना के दूसरी तरफ दोस्तों गंगा नदी, ठीक है। आगे चल के हालांकि दोनों का मिलन भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन आप ये लाइन याद रखिएगा, दोआब भूमि, ठीक है। अच्छा सवाल ये भी है। आगे लिख रहा है दोस्तों सवाल कि ब्यास एवं रावी नदियों के मध्य कौन सा दोआब स्थित है? ऐसे करके पूछता है, ठीक है। ब्यास नदी और रावी नदी के बीच में, ठीक है। ब्यास को पुराने समय में विपाशा कहते थे। क्या कहते थे? ब्यास को विपाशा नदी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और रावी को क्या कहते थे दोस्तों? रावी को क्या कहते थे? बड़ा अच्छा नाम भाई। झेलम को अस्किनी कहते थे या वितस्ता कहते थे, सिंधु को सिंधु ही कहते थे, सतलुज को सतलज ही कहते थे। रावी का नाम क्या था? बड़ा अच्छा नाम है यार, देखो दिमाग से स्किप कर रहा है मेरा। हिस्ट्री में बहुत अच्छा सवाल यहां से पूछा जाता है, कोई बच्चा हो तो याद दिलाइए। एक बार आप कमेंट कीजिएगा कि रावी को किस नाम से जानते हैं। करा ब्यास और रावी नदियों के मध्य कौन सा दोआब क्षेत्र स्थित है? तो यहां पर दोस्तों बारी, रावी से याद रखेगा बारी, ठीक है, बारी दोआब याद करिएगा। देखिए मात्रा रहने दीजिए तो यहां बारी आ जाएगा, ठीक है, बारी दोआब, ठीक है। दोआब अभी मैंने आपको बताया, दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे दोआब कहते हैं। और यहां पर जब रावी और ब्यास की बात करेगा तब दोस्तों यहां बारी दोआब बताइएगा, ठीक है। अगला सवाल क्या दे रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि झेलम और चिनाब, ठीक है। झेलम को वितस्ता कहते थे। झेलम को क्या कहते थे? झेलम को वितस्ता कहा जाता था। चिनाब को अस्किनी कहा जाता था। चिनाब को क्या कहते थे? अस्किनी कहा जाता था, ठीक है। इसी का स्किप कर रहा हूं मैं, रावी का, ठीक है, रावी का। तो करा इसमें और सिंध नदी के मध्य यहां पर कौन सा दोआब है? झेलम, चिनाब और सिंधु नदी के बीच में दोस्तों कौन सा दोआब है? तो इसे सिंधु सागर दोआब कहते हैं। कि क्या कहते हैं? इसे सिंधु सागर दोआब के नाम से जाना जाता है। परीक्षा में ये सभी सवाल पूछे जाते हैं। ऐसा ना सोचिए कि नितिन सर के मन में कुछ भी आ रहा है और पढ़ाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं अंडबंड चीजें क्यों पढ़ाऊंगा भाई? क्या पढ़ा है मुझे? मैं तो क्या करता हूँ, चैप्टर सिलेक्ट करता हूँ कि जैसे मुझे पढ़ाने वाला चैप्टर, ठीक है, कि उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों के बारे में बताना है, तो हमने यहाँ टॉपिक चूज कर लिया। उसके बाद गूगल सर्च करता हूँ, ढेर सारे सवालों को मैं बनाता हूँ, बना के तब प्रेजेंट करता हूँ आपके सामने, ठीक है। फायदा इसका ही मिलेगा दोस्तों, जब कभी आप ये चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे ना, ये पढ़ने के बाद जब आप चैप्टर पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा सब कुछ बहुत आसान सा है, कुछ कठिन लग ही नहीं रहा है, ऐसा महसूस होगा। ट्राई तो कीजिए कभी। आगे लिख रहा दोस्तों, चेनाब और झेलम नदी के बीच में दोस्तों कौन सा दोआब है? इसके पहले चेनाब, झेलम और सिंधु कर दिया था, ठीक है। चेनाब, झेलम और सिंधु कर दिया था, तब दोस्तों हमने बताया था सिंधु सागर दोआब। तब मैंने क्या बताया था? सिंधु सागर दोआब। लेकिन यहां पर सिंधु नहीं दे रहा, यहां खाली कह रहा है कि चिनाब नदी और झेलम नदी के बीच दोस्तों कौन सा दोआब है? तो इसे कहते हैं चाज दोआब। क्या कहते हैं दोस्तों? चाज दोआब, ठीक है, चाज दोआब, ठीक है। ये आपको रटना पड़ेगा, एक तरह से याद करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे बारी दोआब वो ब्यास और रावी के पास है,
जैसे झेलम और चिनाब के बीच में दोस्तों चाज दुआब है, ठीक है। तो याद रखिएगा च से चिनाब, और वहीं से आप कोई ट्रिक बना सकते हैं छोटी मोटी। आगे सवाल दे रहा है कि रावी और चिनाब नदी के बीच में कौन सा है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, इसके पहले हमने रावी और ब्यास के बीच में पढ़ा था, ठीक है। रावी और ब्यास के बीच में हमने जो दुआब पढ़ा था उसका नाम था बारी दुआब। क्या नाम था उसका? नाम था बारी दुआब। बारी दुआब नाम था। लेकिन यहां पर मामला अलग है, यहां रावी और चिनाब के बीच में पूछ रहा है। रावी और चिनाब के बीच में दोस्तों रचना दुआब स्थित है। क्या स्थित है? रचना दोआब स्थित है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। किसके इसके बीच में? रावी और चिनाब के बीच में। जबकि चिनाब और झेलम के बीच में क्या था? च से चिनाब और च से चाज दुआब स्थित था, ठीक है, इसे याद रखेंगे। करा इसी तरह से अंतिम बता दीजिए कि ब्यास और सतलज के बीच में कौन सा क्षेत्र स्थित है जो ब्यास और सतलज के बीच में स्थित है। तो दोस्तों इसका नाम है बिष्ट दोआब। क्या नाम है? इसे कहते हैं बिष्ट दोआब, ठीक है, बिष्ट दोआब। कहीं कहीं पे बिष्ट लिखा होता है, कहीं कहीं पे बिस्त लिखा होता है, त से तलवार, और कहीं पे ट से टमाटर। तो ज्यादा कोई अंतर नहीं है, इसे आप ध्यान में रखिए, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। करा तराई के मैदान में किसका निक्षेप पाया जाता है? जो तराई वाला क्षेत्र इसमें किसका निक्षेप पाया जाता है? अरे भैया ये कोई पूछने वाला सवाल है। ये तराई मैदानों में दोस्तों पथरीली, कंकरीली मिट्टी यहां पर पाई जाती है। यहां पे रेत पाया जाता है, रेत मतलब क्या हो गया? बालू पाया जाता है। यही सारी चीजें मिलती हैं तराई के मैदान में, ठीक है। महीन कंकड़ मिलते हैं, चिकनी मिट्टी भी मिलती है यहां पर कहीं कहीं पे, ठीक है, चिकनी मिट्टी भी मिलती है देखने को, ठीक है, चिकनी मिट्टी मिलती है। तो ये सारे तथ्य आप याद रखेंगे जो तराई मैदानों में इस तरह के निक्षेप देखने को मिलते रहते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि भाबर की लुप्त नदियां, जो भाबर वाले क्षेत्रों में आके दोस्तों नदियां लुप्त हो जाती हैं। और क्यों लुप्त हो जाती हैं? क्योंकि भाबर में क्या होते हैं दोस्तों, यहां कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। भाबर मैदानों में क्या होते हैं? कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, और नदियां उन कंकड़ पत्थरों के नीचे से चलती है। तो हमें आंख से दिखेंगी कैसे? ऊपर तो कंकड़ पत्थर है, तो नीचे से नदी भरी, पता ही नहीं चलता है। कह रहा है कि भाबर की लुप्त नदियां किस क्षेत्र में पुनः सतह पर आ जाती है? दोबारा सतह पर कहां आ जाती हैं? जैसे ही वो नदी तराई क्षेत्र में आती है, वो नदी हमें दिखने लगती है, क्योंकि तराई क्षेत्र में कंकड़ पत्थर नहीं होते हैं, तो नदियां सतह पर आ जाती हैं। काम समझ रहे हैं ना? मामला समझिए कि कैसे क्या है, आपका एकदम कॉन्सेप्ट ही जो एकदम से क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल दे रहा है कि खादर का मैदानी क्षेत्र किस हेतु दोस्तों फेमस है, किस लिए प्रसिद्ध है? खादर का। और खादर माने क्या होता है? हमने बताया था नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी का यह क्षेत्र है। और यह किस लिए फेमस है? यह फेमस है दोस्तों कृषि के लिए। किसके लिए फेमस है? यह कृषि के लिए फेमस है। अब मामला कृषि का आ ही गया है, तो बताइए कृषि में किस चीज की कृषि यहां पर होती है? यहां पर गेहूं की भी कृषि होती है, यहां पर धान की खेती होती है, यहां पर तिलहन की खेती होती है, यहां पर दलहन की खेती होती है। बताइए ये सब कुछ दोस्तों आप वहां बोल सकते हैं, ये आप याद रखेगा। और सबसे अच्छा तो दोस्तों गन्ना की खेती होती है, गन्ना, ठीक है। तो आप याद रखेंगे खादर मैदान का क्षेत्र इसीलिए जाना जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और देखिए फिर आज की क्लास समाप्त हो गया। तो बड़ी मजेदार ये सीरीज चल रही है, आप प्लीज आइए इस सीरीज को कंटिन्यू देखिए, शुरू से लेकर देखिए, आपको और ज्यादा फायदा मिलेगा। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए उसमें इंडियन ज्योग्राफी भी है, ठीक है, उन सभी विषयों के नोट्स अवेलेबल हैं और डिटेल में क्लास भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, ठीक है। तो आप चाहें तो वहां से और ज्यादा आपको तैयारी करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो का पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दे रहा हूं, आप हमारे स्टडी 91 के वेबसाइट या एप्लीकेशन पर विजिट कीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन ही समाप्त होता है। हाथ जोड़कर एक विनम्र निवेदन रहेगा आप सभी से कि अगर आपको लग रहा है कि वाकई नितिन सर मेहनत कर रहे हैं और एक बार फिर जो है नितिन सर हमारे बीच आ गए हमारी सफलता तक हमें पहुंचाने के लिए, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बस इतना सा निवेदन है, जो एडवर्टीजमेंट आता है उसे जरूर देखा कीजिए। अब इतना आगे आने के बाद ये सब बोलने वाली बात नहीं है, आपकी इच्छा होगा तो आप करेंगे स्वयं से, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप जान पाएंगे कि नितिन सर कब कौन सी क्लास दे रहे हैं, तो पता ही नहीं चलेगा। तो बेहतर यह है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।